दोस्तों, आप मुगलों को तो जरूर जानते होंगे और आपने ये भी सुना होगा कि मुगलों ने हमारे भारत पर कई वर्षों से राज किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि मुगलों ने हमारे भारत को अपने अधिकार में कैसे लिया? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ था। मुगल वंश का सबसे पहला संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला था। अब हम मुगल वंश के सबसे पहले संस्थापक बाबर के शुरुआती जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को जीत लिया था, लेकिन बाबर ज्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाया। बाबर फरगना को कुछ ही समय में हार गया, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल समय में भी बाबर के कुछ वफादारों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था और कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और उसने 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उसने अपना पैतृक स्थान फरगना व समरकंद को भी जीत लिया था। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब हम बाबर के भारत आगमन को जानने की कोशिश करते हैं। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नजर भारत पर पड़ी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी और दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयां हार चुके थे। भारत का उत्तरी क्षेत्र अफगान और राजपूत के कब्जे में था, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगानी व राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन वो एक सक्षम शासक नहीं बन सका। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक चाचा आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे और वो बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया। उसे ये अपने फायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। अब यहां से शुरू होती है पानीपत की लड़ाई। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की। इसी दौरान कुछ गुस्से में बैठे अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राजपूतों की इब्राहिम लोदी से पुरानी रंजिश थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको यह लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है। इसे दिल्ली की जीत भी माना जाता है। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया और साथ ही मुगलों के लिए भी यह बहुत बड़ी जीत साबित हुई। अब यहां से खनवा की लड़ाई आरंभ होती है। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। बाबर के भारत में रहने के फैसले ने राणा सांगा को मुसीबत में डाल दिया था। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को चुनौती दी और उन्हें खानवा में हरा दिया। राणा सांगा के साथ कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अफगान चीफ को भी हरा दिया। 17 मार्च 1527 में खानवा में 2 विशाल सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वे बहुत बुरी तरह से हार गए। राजपूतों की पूरी सेना को बाबर की सेना ने मार डाला। राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो गए, जिसके बाद राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया। अगर आप राणा सांगा के बारे में नहीं जानते, तो राणा सांगा के वीडियो की लिंक कमेंट में है, जाकर जरूर देखना। खानवा की लड़ाई के बाद आती है घाघरा की लड़ाई।
राजपूतों को हराने के बाद भी बाबर को अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज्य कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी, जिससे कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरता था। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहां उसने बहुत लूट मचाई। बाबर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, इसलिए उसने भारत में कभी भी किसी हिंदू पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। आगरा, उत्तर प्रदेश में उसने अपनी जीत की खुशी में एक सुंदर सा गार्डन बनवाया। वहां उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली वस्तु नहीं लगाई। इसे आराम बाग का नाम दिया गया है। इन सभी जीतों के बाद अब बाबर का अंतिम समय आ गया था। मरने से पहले बाबर पंजाब, दिल्ली और बिहार को जीत चुका था। मरने से पहले उसने खुद की किताब भी लिखी थी, जिसमें उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात थी। बाबर का बेटा हुमायूं था। कहते हैं जब वो 22 वर्ष का था, तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया था। बड़े से बड़े वैद्य हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहता था। बाबर अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। तब बाबर ने एक दिन हुमायूं के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वो चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन हुमायूं को ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं की हालत सुधरने लगी। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होते गया, बाबर बीमार होता गया। सबने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। जिसके बाद 1530 में हुमायूं जब पूरी तरह से ठीक हुआ, तब बाबर की मौत हो गई। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ। बाबर के बाद हुमायूं मुगल शासक बना और दिल्ली की गद्दी पर राज्य किया। अब तक आप समझ गए होंगे कि बाबर भारत कैसे आया। इतिहास की ऐसी ही सच्चाइयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।